नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है महत्वाकांक्षा। रात के लगभग 2 बजे अवंतिका पानी पीने के लिए रसोई में गई तो बेटे साहिल के कमरे की खिड़की पर हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी का कभी कम होना तो कभी अधिक होना जाहिर कर रहा था कि साहिल अपने मोबाइल में व्यस्त है। गुस्से में भुनभुनाती अवंतिका ने धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। साहिल को माँ के आने का पता तक नहीं चला, क्योंकि उसके कान में ईयरफोन ठुसे हुए थे और आंखें स्क्रीन की रोशनी में उलझी हुई थी। क्या देख रहे हो इतनी रात गए? सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? अवंतिका ने साहिल को झकझोरा। माँ को देखते ही वह हड़बड़ा गया, लेकिन उसे माँ की हरकत जरा भी पसंद नहीं आई। यह क्या बदतमीजी है? प्राइवेसी क्या सिर्फ आप लोगों को ही होती है, हमारी नहीं? मैं तो कभी इस तरह से आपके कमरे में कभी नहीं घुसा। साहिल जरा जोर से बोला। बेटे की तीखी प्रतिक्रिया से हालांकि अवंतिका सख्ते में थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संयत किया। क्या देख रहे थे मोबाइल पर? अवंतिका ने सख्ती से पूछा। वेब सीरीज, साहिल ने जवाब दिया। अवंतिका ने मोबाइल छीन कर देखा। सीरीज 16+ थी। 12 की उम्र और वेब सीरीज। अभी तो तुम टीन भी नहीं हुए और इस तरह की सीरीज देखते हो? अवंतिका पर गुस्सा फिर हावी होने लगा। साहिल को ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना कुछ कहे उसके जाहिर कर दिया कि उसे माँ की यह दखलंदाजी जरा भी नहीं सुहाई। अवंतिका इसे इसी हालात पर छोड़कर अपने कमरे में आ गई। पानी से भरी आंखें बार बार उसे रोने के लिए मजबूर कर रही थी, मगर वह रोके भी बैठी थी। रोए भी तो आखिर किसके कंधे पर सिर रखकर? कोई एक कंधा थोड़ी नियत किया था उसने अपने खाते। सुकेश का कंधा जरूर कहने को अपना था, लेकिन उसके अरमान थे इतने ऊंचे कि उसे कंधा नहीं आसमान चाहिए था। अवंतिका ने आंखों को तो बहने से रोक लिया, लेकिन मन को बहने से भला कौन रोक सकता है? वह बेलगाम घोड़े पर लगाम लगाकर बेल्ला ही लगा सकता है। अवंतिका ने भी मन ही मन घोड़े को लगाम खोल दी। घोड़ा सर पर दौड़ता वो 15 वर्ष पीछे ठहर गया। वहाँ से अवंतिका को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। अवंतिका को वह सब चाहिए था जो उसकी निगाहों में ठहर जाए, फिर चाहे कीमत, चाहे जो भी हो। कीमत की परवाह वह भला करती ही नहीं थी। क्यों? हर समय कोई न कोई एटीएम या उसकी बगल में खड़ा होता जो था, और उस एटीएम को पिन होती थी उसकी अदाएँ, उसकी सोखियाँ। जब वह अदा से अपने बाल झटक कर अपनी मनपसंद चीज़ पर उंगली रखती थी तो क्या मजाल कि एटीएम काम न करे। अवंतिका 25 की उस उम्र में महानगर में आई थी, जिसे वहाँ लोग बाली उम्र कहते थे। शादी के बाद छोटे शहर से महानगर में आई इस हसीन लड़की ने अपनी खूबसूरती का बखूबी अंदाज़ा था। इस तरह अंदाज़ा अक्सर खूबसूरत लड़कियों को स्कूल छोड़ते छोड़ते हो ही जाता है। कॉलेज छोड़ते छोड़ते तो ये पूरी तरह से पुख्ता हो जाती हैं। भंवरे की तरह मड़राते लड़कों का एक मुख्य काम यह भी तो होता है। अवंतिका ने कॉलेज करने के बाद डिस्टेंस लर्निंग में MBA किया था। एक तो महानगर की ललचाती ज़िंदगी और दूसरे पति सुकेश के ऑफिस जाने के बाद काटने को दौड़ता अकेलापन। अवंतिका ने भी नौकरी करने का मन बना लिया। सुकेश ने भी थोड़ी हिचक के बाद अपनी रचामंदी दे दी, तो हवा पर सवार अवंतिका ने अपने लिए काम तलाश करने लगी। 2-4 जगह बायोडाटा डालने के बाद एक जगह से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। सुकेश के जोर देने पर वह साड़ी पहनकर इंटरव्यू देने के लिए गई। अवंतिका को महसूस हुआ कि इंटरव्यू पैनल की दिलचस्पी उसके डॉक्यूमेंट्स से अधिक उसकी आकर्षक बॉडी पर थी। साड़ी से कातिल कोई पोशाक नहीं तरीके से पहनी जाए तो कमबख्त बहुत कमाल लगती है। यह ख्याल आते ही डायरेक्टर्स के साथ साथ अवंतिका की निगाहें भी साड़ी से झांकते अपनी कमर के कटाव पर चली गईं। वह मुस्कुरा दी। न जाने क्यों अवंतिका अपने चयन को लेकर आश्वस्त थी, और हुआ भी यही। अवंतिका का चयन डायरेक्टर रमन की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में हो गया। ऑफिस ज्वाइन करने के लगभग 3 महीने बाद कंपनी की तरफ से उसे रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए दिल्ली हेड ऑफिस भेज दिया गया। पहली बार घर से बाहर अकेली निकलती अवंतिका घबराई तो जरूर थी, लेकिन वह अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में कामयाब हुई। इस कोर्स में कंपनी की अलग अलग शाखाओं के करीब 10 कर्मचारी आए थे। रोज शाम को क्लास के बाद वह कोई अकेले तो कोई किसी के साथ इधर उधर घूमने निकल जाता। यह 1 सप्ताह का कोर्स था। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद आज छठे दिन
परीक्षा थी। अवंतिका सुखद आश्चर्य से भर उठी जब उसने परीक्षक के रूप में उसे अपने बॉस रमन को देखा। 2 घंटे बाद परीक्षा के बाद पूरा दिन खाली था। अवंतिका की फ्लाइट अगले दिन सुबह की थी। रमन ने उसके सामने आउटिंग का प्रस्ताव किया तो अवंतिका ने यह अवसर की तरह स्वीकार कर लिया। मॉल में घूमते घूमते अवंतिका ने महसूस किया कि रमन उसकी हर इच्छा पूरी तरह से तत्पर लग रहा था। पहले तो अवंतिका ने इसे महज एक संयोग समझा, लेकिन फिर मन ही मन वहम दूर करने का निश्चय किया। टहलते टहलते दोनों एक साड़ियों के शोरूम के सामने से गुजरे तो अवंतिका जानबूझकर वहाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। उसने शरारत से पल्लू लपेटकर खड़ी डमी के कंधे से पल्लू उतारा और अपने कंधे पर डाल दिया। अब इतराकर रमन की तरफ देखा। रमन ने अपनी अनामिका और अंगूठे को आपस में मिलाकर लाजवाब इशारा किया। अवंतिका शर्मा गई। उसके बाद उसने प्राइस टैग देखा तो और आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी थीं। अवंतिका ने साड़ू का पल्लू वापस डमी के कंधे पर डाला और निराशा सी वहाँ से हट गई। उसके बाद वह कैफ़े में चले गए। अवंतिका अनमनी सी मेन्यू कार्ड पर निगाहें की सैर करवा रही थी और रमन की आंखें उसके चेहरे पर चहलकदमी कर रही थी। तुम ऑर्डर करो, मैं भी आता हूँ, कहकर रमन कैफ़े से बाहर निकल गए। 15 मिनट बाद रमन वापस आए। अब तक अवंतिका कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर कर चुकी थी। खा पी कर दोनों गेस्ट हाउस चले गए। रात लगभग 10 बजे रमन का कॉल देखकर अवंतिका जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन जब तक उसने अपने कमरे में आने को कहा तब तक वह बस चौंकी। इतनी रात क्यों? कारण क्या हो सकता है? सोचकर अवंतिका ने अपने 2 पीस पर गाउन डाला और बेल्ट कसती हुई रमन के रूम की तरफ चल दी। रमन उसी का इंतजार कर रहा था। कहिए हुजूर, कैसे याद फरमाया? अवंतिका ने आंखें नचाईं। एक शाम साथ बिताने के बाद अवंतिका उससे इतना तो खुल ही गई थी कि चुहल कर सके। अब उसके बीच औपचारिक रिश्ता जरा सा पर्सनल हो गया था। बस यूं ही मन किया तुमसे बातें करने का। रमन उसके जरा सा नज़दीक आया। वे तो फ़ोन पर भी हो सकती थी। अवंतिका उसकी सांसें अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी। यह पहला अवसर था जब वह सुकेश के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ इतनी नज़दीक खड़ी थी। वह सिहर कर समेट गई। फ़ोन पर बात तो हो सकती थी, लेकिन यह नहीं, कहते हुए रमन ने अवंतिका को साड़ी में लपेटते हुए अपनी बाहों में कस लिया। साड़ी को देखती अवंतिका खुशी से उछल पड़ी और रमन के गले में बाहें डाल दी। वाओ, थैंक्स सर, अवंतिका ने कहा। सर्वर ऑफिस में, यहाँ सिर्फ रमन, कहकर रमन ने दोनों के बीच से पहले साड़ी की और उसके बाद गाउन की दीवार भी हटा दी। यही वह पल था जिसने अवंतिका के इस विश्वास को और भी अधिक मजबूत कर दिया था कि उसने चाहे तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। संसार का कोई भी सुख नहीं तो उसके चाहने पर कदमों में झुक नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कौन सा पुरुष नहीं है जो बहकाने पर बहक नहीं सकता। धीरे धीरे अवंतिका रमन की सेक्रेटरी कम और उसकी पर्सनल अधिक होने लगी थी। कहीं आग लगे तो धुआं उठना स्वाभाविक है। अवंतिका और रमन को लेकर भी ऑफिस में थोड़ी बहुत गॉसिप हुई, लेकिन आजकल किसी इतनी फुर्सत थी कि किसी के फटे में टांग अड़ाए। वैसे भी हमाम में सभी नंगे होते हैं। लगभग 2 साल बाद रमन का ट्रांसफ़र हो गया। जाते जाते वह अंतिम उपहार के रूप में उसे वेतन वृद्धि दे गए। रमन के बाद अपने डायरेक्टर के पद पर आए। कुछ दिन की औपचारिकता के बाद अवंतिका अमन की पर्सनल होने लगी। धीरे धीरे अवंतिका के घर में सुख सुविधाएं जुटने लगी, लेकिन मियाँ गालिब की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले की तरह अवंतिका की ख्वाहिश की सूची आम लड़कियों से ज़रा लंबी थी। इस जन्म में तो खुद उसकी और सुकेश की तनख्वाह से भी उनका पूरा होना संभव नहीं था। अब तो वह संभव नहीं ना कर कि बची हुई इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी और जन्म का इंतज़ार किया जाए। सब कुछ विचार कर आखिर अवंतिका ने तय किया इच्छाएं तो इसी जन्म में पूरी करनी है, तरीके चाहे जो भी हो। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इस कहानी का अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।